जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 9वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसका समय काल रहा है 1965 से 1991 के बीच में। अगर मोटे तौर पे बात करें तो नेहरू युग के बाद से और उदारीकरण से पहले का समय, यानी कि नेहरू युग के बाद से उदारीकरण तक, यानी कि 1990 तक। ठीक है, 1991 में हम लोगों ने उदारीकरण कर लिया। उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो आइए समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नेहरू युग के बाद से और 1991 से पहले की क्या स्थिति थी। तो नेहरू युग के बाद और नेहरू युग के बाद से हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में। और नेहरू के बाद हम देखेंगे कि थोड़े समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री आते हैं और फिर 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। और इंदिरा गांधी का जो समय काल रहता है 1966 से लेकर 77 के बीच में। फिर ठीक है, उसके बाद 1980 से 84 के बीच में इनका दूसरा कार्यकाल होता है। तो ये इंदिरा गांधी का समय काल रहा है। उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 से लेकर 1989 के बीच में राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है। ठीक है, राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है और यहीं पर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का खुलने का दौर शुरू हो जाता है, यानी कि उदारीकरण की झिलमिलाहट इसी दौरान हमें दिखाई देती है। इसके अलावा थोड़े समय के लिए चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रमुख नेता के रूप में, यानी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनका इकोनॉमिक्स पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर हम देखेंगे कि इस दौरान 1965 से 1990 के बीच में दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी होते हैं। तो मुख्यतः हम बात करेंगे कि ये जो कार्यकाल रहा है इंदिरा गांधी का ही रहा है, जिसमें दो टेन्योर होता है 1966 से 77 और 1980 से 84 के बीच में। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। इनकी नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से तरीके से प्रभावित करती है। और इस बीच में राजीव गांधी भी आते हैं तो इनका भी प्रभाव हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो आइए शुरुआत करते हैं कि नेहरू युग खत्म होने के बाद, नेहरू युग के बाद से उदारीकरण के बीच में, उदारीकरण से पहले के बीच में क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ने मोड़ लिया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो नेहरू युग के बाद भारत के आर्थिक परिदृश्य क्यों बना, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आर्थिक परिदृश्य है बना क्यों ऐसा, और नेहरू युग के बाद भारत का आर्थिक परिदृश्य किस तरह का बना ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यों बना, इसको समझते हैं कि कोई भी नीतियाँ अपने समय और ज़रूरतों की मांग के अनुरूप होती है, चाहे वो नीतियाँ सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हो, अपने समय के मांग के अनुरूप होती है। तो यहाँ भी जो इंदिरा गांधी नीतियाँ अपनाएंगी वो समय के अनुरूप ही होगी। तो हम देखते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों का हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसी समय दुर्भाग्यवश 1965-66 में भारत में ज़बरदस्त अकाल पड़ता है और भारत में अनाज की कमी हो जाती है और मजबूर होकर हम लोग अमेरिका से अनाज मंगवाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1966-67 में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ना हमें, हरित क्रांति भारत में आती है, इसे बाद में पढ़ेंगे। तो इसके इन नीतियों का, इन युद्धों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आती हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आती है तो उस समय कुल महंगाई की दर 12% थी, यानी कि आज अगर वो कोई वस्तु 100 रुपये की है तो अगले वर्ष 112 रुपये की हो जाएगी। इस दौर में खाद्य महंगाई की बात करें, यानी कि कुल महंगाई तो 12% थी, इस दौर में खाद्य पदार्थों पर महंगाई, जो अनाज होते थे उस पर 20% थी। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा थी। यहाँ तक कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 7.3% था। कितना था? 7.3%। ये बहुत ज़्यादा होता है और इसको संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसको संभालते संभालते और भी महंगाई बढ़ जाती है। इसको बाद में पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है। इस बुरी अवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था फंसी हुई थी, ये सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने अपने आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसके लिए हमारी संसद ने जो दिसंबर 1954 में आर्थिक और सामाजिक, याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया था कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ होगी, वो आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ होगी, वो समाजवादी स्वरूप लिए होगी, यानी कि आम लोगों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। इंदिरा गांधी ने इस स्वरूप को पकड़ लिया और अपने चुनाव के केंद्र
केंद्र में गरीबी हटाओ का नारा इसलिए दिया करते थे। गरीबी हटाओ इसका ही एक रूप था इंदिरा गांधी के चुनावी नारा में। क्रांतिकारी बदलाव करते हुए इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा कदम उठाया राष्ट्रीयकरण का, नेशनलाइजेशन का। यह ऐसा उद्योग, यानी कि राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ऐसे उद्योग जो निजी क्षेत्र के हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र के हैं, उसे सरकार अधिग्रहित कर लेगी। जैसे कि 1969 में जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण करके अब सरकार अपने अंडर ले ली। 1972 में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में ये सारे के सारे आ गए। पीएसयू, पीएसयू जो होते हैं ना, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, क्या होता है पीएसयू का, तो ये उसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र में ये आ गए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग आ गए। उदारीकरण, इसके ये तो हो गया कि ये राष्ट्रीयकरण किया गया। और जब उदारीकरण आया 1990-91 के बाद, इन्हीं सरकारी उद्योग का निजीकरण होने लगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा। जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म आता है, हम लोग स्पेशल इस टॉपिक को अगले ही अध्याय में 1991 में होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टर्म होते हैं। तो ये तो राष्ट्रीयकरण में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सरकार अपने अंदर ले लेती है और सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित कर देती है। यह राष्ट्रीयकरण होता है। जैसे ही उदारीकरण होगा, सरकारी उद्योगों का निजीकरण होता चला जाएगा। तो बिफोर लिबरलाइजेशन, बिफोर द ईयर 1991, प्राइवेट कंपनीज वर कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट होती चले गई। और आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर द ईयर 1991, गवर्नमेंट कंपनी वर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। तो ये दोनों में फ़र्क रहा है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि अब ये देखिए कि सरकार अपने अंडर कंपनियों को लेने लगी, प्राइवेट कंपनियां हो गई, तो उसका राष्ट्रीयकरण होने लगा। तो इससे क्या होगा, सरकारी जकड़न बढ़ने लगा था और ज़्यादा अर्थव्यवस्था बुरी होती चली। सरकारी जकड़न और ज़्यादा और अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा जकड़न बढ़ता चला गया। सरकारी जकड़न और ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर बढ़ने लगा था। जो बीमार उद्योग थे, जिसे हम लोग सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो घाटे में चल रहे थे। उन उद्योगों को भी सरकार अधिग्रहित करने का प्रयास किया। जैसे कपड़ा मिल, इनको लगता था सरकार को अगर कपड़ा मिल को बंद कर देंगे तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो मजदूरों का रोजगार न छीन जाए, इस सरकार ने इस बीमार उद्योग को भी अपने अंडर ले लिया। परंतु सरकार इन उद्योगों को स्वस्थ नहीं कर सकी और सरकार का घाटा बढ़ता चला गया। ठीक है, इसी क्रम में एक एक्ट आता है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसके अंतर्गत व्यापार में एक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अंतर्गत था कि इसे शॉर्ट में MRTP 1969 कहते हैं। ठीक है, MRTP 1969 के अंतर्गत क्या किया गया कि व्यापार में एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई उद्योग 20 करोड़ अर्जित करने के बाद उद्योगों का विस्तार करना चाहे तो अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्यमिता पर लगाम लगाया गया और उद्योगों के विस्तार को रोक दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पर लगाम लगा दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, और उद्योगों के विस्तार को रोक दिया गया। इसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद राजीव गांधी ने इस 20 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया, परंतु उस समय ये बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी था। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही उदारीकरण होता है 1991 में, इस कैप को हटा दिया गया, यानी कि उदारीकरण के दौर में इसे खत्म कर दिया गया, इस कैप को 100 करोड़ 20 करोड़। ठीक है, तो उदारीकरण से पहले की स्थिति को देखें तो वर्ष 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वर्ष 1972 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 73 में कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर उसका बीमा उद्योग पर सरकार ने अपना एकाधिकार कर लिया था। उसके बाद विदेशी निवेश को प्रतिबंधित किया गया था उदारीकरण से पहले, और उदारीकरण के बाद क्या किया कि बैंक जो निजी क्षेत्र में भी आगे थे, बैंकिंग जो सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्रों का प्रवेश हो गया। निजी क्षेत्रों ने बीमा कंपनियों में भी प्रवेश किया। कोयला उद्योग का निजीकरण किया गया और बीमार उद्योग को कहा गया कि या तो आप बंद ही कर दे या इसके विनिवेश कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या इन्हें अपने दम पर चलाए, ऐसा कहा गया उदारीकरण के बाद। और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। उदारीकरण से पहले और उदारीकरण के बाद की ये स्थिति रहा है।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और एक्ट आता है इंदिरा गांधी के सरकार में, जिसे फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा और विनिमय अधिनियम कहते हैं। ये इसका समय होता है 1973, ठीक है, 1973 का एक्ट है। और इसके अंतर्गत कहा गया कि विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टर को भारत में उद्योग लगाना कठिन हो गया। इससे फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विदेशी निवेशकों को भारत में उद्योग लगाना कठिन कर दिया गया। ठीक है, विदेशी निवेशकों को भारत में उद्योग लगाना कठिन हो गया। विदेशी निवेश पर अनेक तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए। इस एक्ट के माध्यम से उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण था कि निजी क्षेत्र के लोग या पूंजीपति लोगों का शोषण करेंगे, ऐसा उनका नजरिया था। धन इनके हाथ में केंद्रित हो जाएगा तो हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है वो स्थापित नहीं हो जाएगी, इसलिए ऐसा उन्होंने इस अधिनियम में प्रावधान किया। तो रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से पूंजीपतियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया इंदिरा गांधी के सरकार में। बाद में उदारीकरण की झिलमिलाहट 1984 से 1989 के बीच में दिखाई देती है, जब राजीव गांधी की सरकार हमारे सामने नजर आती है। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों ने 1980 में उदारीकरण को स्वीकार कर लिया था, जैसे एशिया के बहुत सारे देश थे, साउथ ईस्ट एशिया के देश और चाइना, ये सभी शामिल थे और उदारीकरण के अच्छे परिणाम मिलने लगे थे, जिसके अंतर्गत जीडीपी बढ़ने लगी थी उस देश की जिन्होंने उदारीकरण अपनाया था। उद्योग खुलने लगे थे, विदेशी निवेश बढ़ने लगा था। ठीक है, उदारीकरण पूंजीवाद में प्रवेश करना था। उदारीकरण का मतलब क्या था कि पूंजीवाद में प्रवेश करना था, लेकिन हम समाजवाद से सीधे सीधे पूंजीवाद में प्रवेश नहीं कर सकते थे, परंतु इसकी ओर झुकाव कुछ संकेत मिलने लगे थे, यानी कि हम लोग पूंजीवाद की ओर झुकने लगे थे, ऐसा संकेत मिलने लगा था। जैसे कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया था राजीव गांधी की सरकार में। इससे क्या हुआ कि उद्योग लगने लगे थे। फिर उसके बाद आयात और निर्यात को सरल बना दिया, जिससे विदेशी व्यापार होने लगा था। फिर निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया गया, इससे उद्योग लगने लगे, उत्पादन बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा और विदेशी मुद्रा हमारे पास आने लगी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि MRTP एक्ट था 1969 में, जिसके अंतर्गत 20 करोड़ का प्रतिबंध लगाया था कि 20 करोड़ से अधिक लोग, अगर कोई उद्योग 20 करोड़ से अधिक बढ़ने लगे तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया, यानी कोई उद्योग 20 करोड़ अर्जित करने के बाद उद्योगों का विस्तार करना चाहे तो अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा MRTP एक्ट 1969 में प्रारंभ था और राजीव गांधी ने इसे 100 करोड़ कर दिया था। फिर देखते हैं कि वर्ष 1947 से 1991 की, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि एक समग्र रूप में कि वर्ष 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और उदारीकरण से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसको समझ लेंगे तो उदारीकरण क्यों लाया गया ये हम लोग समझ लेंगे कि 1947 से 1990 तक जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया उसके परिणाम के फलस्वरूप उदारीकरण हमारे सामने आया, क्योंकि उदारीकरण के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम लोगों ने आज़ादी के बाद कोलकाता मॉडल को देश की आर्थिक नीति के रूप में स्वीकार किया था। पीछे पड़ चुके हैं, फिर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1948 के तहत उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के तहत उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। वर्ष 1969 में बैंकों का, 1972 में बीमा कंपनियों का और 1973 में कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सरकार अपने अंडर इसको ले ली थी। ठीक है, बीमा उद्योग पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया था। फिर विदेशी निवेश को प्रतिबंधित किया गया था, जो एक एक्ट हम लोगों ने देखा था फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत। फिर जैसे ही राजीव गांधी की सरकार आती है उदारीकरण की झिलमिलाहट शुरू हो जाती है और इसका समय होता है 1984 से 89 के बीच में। और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया ताकि उद्योग लगे। आयात और निर्यात को सरल बनाया गया। फिर निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि उद्योग लगे, उत्पादन में वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो और विदेशी मुद्रा हमारे पास आए। फिर MRTP एक्ट आता है 1969, जिसमें 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया उद्योगों के लिए। तो ये सारी स्थितियां थी जिसमें हम लोग विश्व बाजार में पीछे होते जा रहे थे और हमारी स्थिति धीरे धीरे चल के 1991 में खराब होती चली गई और उसी का परिणाम स्वरूप LPG आता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये रहा 1991 तक की स्थिति। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी आर्थिक हो नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे सांस्कृतिक नीति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है और उस समय की मांग को देखते हुए ये निर्धारण किया जाता है कि किस तरह की नीति हमें अपनानी चाहिए। तो 1947 से 1990 तक की जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उदारीकरण को अपनाया, क्योंकि उदारीकरण के अलावा कोई चारा नहीं था। 1947 से 1990 के बीच में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सरकारी नियंत्रण लगा दिया था उद्योगों पर। इससे क्या हुआ कि उद्यमिता बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुई, एंटरप्रेन्योरशिप विल बी डिस्करेज्ड हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि लाइसेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल से दिया जाता था, इससे उद्यमिता हतोत्साहित होगी ही होगी। नौकरशाही की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि क्योंकि ये सारा का सारा नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स के अंतर्गत आ जाता था लाइसेंस देने की प्रक्रिया, और इनसे ही अनुमति लेनी पड़ती थी किसी उद्योग को लगाने से। इससे क्या हुआ कि जो नौकरशाह थे उनके अंतर्गत भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगा। फिर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, याराना पूंजीवाद, जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। उद्योग लगाने के लिए राजनीतिक संरक्षण चाहिए, यानी कोई उद्योग आपको लगाना है तो उसके लिए राजनीतिक संरक्षण चाहिए, राजनीतिक पहुंच होनी चाहिए, और नौकरशाही इसको सहारा देती थी। नौकरशाही के माध्यम से ही लाइसेंस मिलता था, यानी कि उद्योगपति के अपने हित होते थे। तो ये उद्योगपति ठीक है, प्लस नौकरशाह जिसे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और राजनेता, इन तीनों का गठजोड़ होता था। ठीक है। तो कोई उद्योग लगाना है तो राजनेताओं से आपकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। उद्योगपतियों के अपने लाभ होने चाहिए, कोई भी नियम हो राजनेता उनके अनुरूप बनाते हैं, और नौकरशाहों से अनुमति लेनी होती थी। और तीनों का गठजोड़ याराना पूंजीवाद कहलाता है, यानी कि क्रोनिक कैपिटलिज्म कहलाता है, और इनसे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो सरकारी नियंत्रण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि लाइसेंस देने की प्रक्रिया बड़ा ही कठिन था। उसके बाद सरकार ने संरक्षणवाद की नीति अपनाया। सरकार उद्योगों को संरक्षण देने की शुरुआत की, जिसे संरक्षणवाद की नीति कहते हैं, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। आज प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा प्रचलित टर्म है। लेकिन अगर उद्योगों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देंगे तो नवाचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मान लिया कि कोई एक गाड़ी है, चलिए उस समय एम्बेसडर कार होती थी, ठीक है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए मान के चलते हैं, और कोई एक XYZ कार है जो विदेशी कंपनियों की है और उसकी कीमत 80,000 है भारत में। तो क्या किया है कि भारत सरकार ने एम्बेसडर कार को संरक्षण देने के लिए क्या किया कि विदेशी कार पर 50% टैक्स लगा दिया। तो इसकी कीमत हो जाएगी 1,20,000 रुपया। तो देख रहे हैं, जहां 1 लाख में एम्बेसडर कार आ रही तो 1,20,000 में XYZ कार आएगी। तो यानी कि क्या किया गया कि अपने देश की कंपनियों को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया गया। अब इस कारण से क्या हुआ कि एम्बेसडर कार ना ही कोई अपने टेक्नोलॉजी में सुधार करेगा, वो घिसा पीटा वही चलता चला जाएगा, ना ही टेक्नोलॉजी में सुधार करेगा, नई तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा कि उसका माइलेज में इंक्रीज करे। तो इससे क्या हो गया कि इस नवाचार पर ध्यान नहीं दिया गया, और नवाचार पे आप ध्यान नहीं देंगे, इनोवेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो विश्व बाजार में आप पिछड़ते चले जाएंगे। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि XYZ तो प्रतिस्पर्धा से अपने आप बाहर हो गया, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। तो विश्व बाजार में हम जुड़े नहीं थे। प्रतिस्पर्धा के अभाव में नवाचार एवं तकनीक के मामले में हम लोग धीरे धीरे पिछड़ते चले गए संरक्षणवाद के कारण। और उदारीकरण के बाद हम तकनीक के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। देख रहे हैं, आज भी हम तकनीक के मामले में पीछे हैं। इसका मुख्य कारण उसी दौरान था, 1947 से 1990 के बीच में, जो हम लोगों ने आर्थिक मॉडल अपनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया थी बड़ा ही जटिल थी। लाइसेंस कम देना, लोगों को लाइसेंस कम दिया जाता था। जो उत्पादन होता था मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, यानी कि लाइसेंस कम दिया जाएगा तो उत्पादन कैसे होगा, तो मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूटर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा उस समय चीनी के पर कोटा था, सीमेंट पर कोटा था, स्कूटर है, कार है, सीमेंट है, इन पर सबको लाइसेंस नहीं दिया जाता था, और इस पर टोकन नंबर लगता था कि अब आज अगर नंबर आप लगाते हैं तो 2 साल बाद वो नंबर आएगा। तो आप मान लिया सीमेंट खरीदना चाहते हैं, तो ये 1 साल बाद आपका नंबर आएगा, तो आपको 10 बोरी 20 बोरी सीमेंट मिलेगा, तो आपका मकान बनेगा। तो ये लाइसेंस दे दिया गया था। तो इस क्रम में क्या हुआ कि लाइसेंस न देने के कारण क्या हुआ कि जो भी डिमांड क्रिएट होता था उसको ये पूर्ति नहीं कर पाता था उत्पादन, और लाइसेंस न देने के कारण कालाबाजारी जन्म लिया। कैसे हुआ, तो मान लिया स्कूटर के लिए आप नंबर लगा
लगाए, लेकिन आपको अर्जेंट चाहिए तो आपका समय आएगा 1 साल के बाद। और किसी ने 1 साल पहले जो नंबर लगाया था तो वो आपको बेच सकता है। तो क्या करेगा कि मान लिया स्कूटर का दाम 10,000 है तो आपको 15,000 में बेचेगा। देख रहे हैं, 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है सरकार को। तो 5,000 का नुकसान होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में कालाबाजारी पनपते चला गया, ब्लैक मार्केटिंग पनपते चला गया, और ये हर क्षेत्र में होने लगा। सीमेंट में अगर कार खरीदना है, चीनी उद्योग में, ये सब में कालाबाजारी पनपते चला गया और भारत में ज़बरदस्त रूप से समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में ब्लैक मनी विकसित होता चला गया, ब्लैक मार्केट विकसित होता चला गया। और यह आज भी हमारी अर्थव्यवस्था के गले की हड्डी बनी हुई है और हमारी आर्थिक नीतियाँ ब्लैक मार्केट को जन्म देकर ब्लैक मनी के उत्पादन को महत्व दिया है। तो देख रहे हैं ब्लैक मनी, तो मोदी जी वो क्या किए थे, डीमोनेटाइजेशन किए थे, विमुद्रीकरण किए थे ब्लैक मनी को देखते हुए भी। ठीक है, तो हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से ही हमारे समाज में, हमारे देश में ब्लैक मार्केट डेवलप होता चला गया। उसके बाद क्या किया है कि हमारे यहाँ जो सूक्ष्म थे, लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, उसको ज़्यादा प्रश्रय दिया जाने लगा कि कुछ उद्योगों को आरक्षित भी कर दिया गया। यानी कि लगभग 800 इंडस्ट्रीज़ को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के तहत रखा गया। इससे क्या हुआ कि भारत को लाभ हुआ, माने कि इनसे क्या हुआ, आज भी भारत को सबसे ज़्यादा यहीं से रोजगार मिलता है और लाभ भी हुआ। इनसे भारत को लाभ हुआ, इनसे रोजगार मिलता है, परंतु क्या हुआ, इसको समझने की जरूरत है, यही गलती किया गया। परंतु इनसे उत्पादित वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जो वस्तुएं उत्पादित होती थी बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। ये उपभोक्ताएं वस्तुएं होती थी जो इनसे उत्पादित होती थी, ये उपभोक्ताएं वस्तु होती थी, और ये उपभोक्ताएं वस्तु तुलनात्मक रूप से महंगी होने के कारण भारत में उपभोग बाजार, यानी कि जो कंज्यूमर बाजार है, कंज्यूमर मार्केट है, वो विकसित नहीं हो पाया। महंगी होगा तो कौन खरीदेगा, तो ये विकसित ना होने के कारण बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, महंगी होने के कारण। उस समय आप सुनते हुए कि ये विदेशी इम्पोर्टेड सामान है, सिगरेट है, घड़ी है, तो उस समय धूम थी भारत में। ठीक है, तो ये भारत में क्या हुआ कि इसका उपभोक्ता बाजार विकसित ना होने का मुख्य कारण था सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को प्रश्रय देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्शन करते थे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यानी कि महंगी वस्तुओं का उत्पादन करते थे और इम्प्रूवमेंट भी नहीं करते थे। इनको संरक्षण दिया जाता था तो ये इम्प्रूवमेंट भी नहीं करते थे, और इससे क्या हुआ धीरे धीरे कि बेरोजगारी भी विकसित होते चला गया, नए उद्योग लग नहीं रहते क्योंकि सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। यानी इससे क्या हुआ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मांग बहुत थी लेकिन पूर्ति कम थी। तो इसलिए देखते हैं कि ये सारी कारणें, सरकारी नियंत्रण, संरक्षणवाद, लाइसेंस, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग भारत में महंगाई बढ़ाने के मुख्य कारणों में से एक थे। मांग बहुत ज़्यादा था लेकिन पूर्ति कम थी, ये भी कारण रहा है भारत में महंगाई बढ़ने का। उसके बाद देखते हैं कि मजदूर संगठन हमारे सामने नजर आते हैं। सरकार पूंजीपति को शोषक मानती थी, ऐसा सरकार उस समय पूंजीपति को शोषक मानती थी क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था को लेकर चलती थी। सरकार इन मजदूर संगठनों को पक्ष में लेकर चलती थी। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि मजदूरों का शोषण होता है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आप लोग याद करिए। ये मजदूर संगठन राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित थे, जो भी मजदूर संगठन बनेगा वो राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित थे। जिन उद्योगों में जहाँ ज़्यादा मजदूर संगठन हुए उनका चलना मुश्किल हो जाता था। यानी कि जो पूंजीपति थे और कहते थे कि आप लोग अपना यूनियन बना लीजिए, लेबर यूनियन बना लीजिए, और जो भी शिकायत है हमें लेबर यूनियन के माध्यम से बनाइए। लेकिन जिन उद्योगों में ज़्यादा लेबर यूनियन होता था उनका चलना मुश्किल हो जाता था क्योंकि तालाबंदी, हड़ताल नज़र आएगा। ठीक है, हर बात पर हड़ताल कर देंगे क्योंकि ये राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित थे। ये संगठन राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित थे और तालाबंदी और हड़ताल आम बातें हो चुकी थी। मजदूर संगठन इसका नाजायज लाभ उठाने लगे। ठीक है, तालाबंदी और हड़ताल का। बंगाल में साम्यवादी सरकार आने के बाद, बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, सरकार में आने के बाद मजदूरों का संगठन को समर्थन देना शुरू कर दिया। तो वेस्ट बंगाल में जो औद्योगिकरण था विऔद्योगिकरण की ओर जाने लगा। विऔद्योगिकरण की शुरुआत वेस्ट बंगाल में होने लगी थी और उद्योगपति वहाँ से पलायन शुरू कर दिए। ठीक है, तो औद्योगिक परिदृश्य पर मजदूरों का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और श्रम कानून जो थे, श्रम कानून में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए, ज़्यादा व्यवहारिक नहीं बनाया गया। जो श्रम कानून थे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, वो मजदूरों के पक्ष में ही था। तो इस कारण से भी भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं हो सकी, भारत में औद्योगिकरण का विकास नहीं हो सका। इसके अलावा हम देखें कि विश्व बाजार में हमारी भागीदारी नहीं थी। इंपोर्ट तो हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा आयात तो करते थे हम लोग, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते थे। इन कारणों से हम लोग पिछड़ते हुए चले गए और 1991 तक आते थे देश की अर्थव्यवस्था ढह गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट
खराब हो गया था, ये आगे चल के आप तुरंत पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये सब चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, आपको एक बैकग्राउंड तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो ये परिस्थितियाँ रहती है 1991 से पहले। तो आज की लेक्चर की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? नेहरू युग के बाद से उदारीकरण तक की भारत की अर्थव्यवस्था, जिसका यहाँ पर उसके बाद जो नीतियाँ बनाती हैं इंदिरा गांधी, अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाती है, उसका प्रभाव 2 युद्धों का भी देखते हैं, अकाल का भी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की गई। उसके बाद देखते हैं कि 2 एक्ट आता है, MRTP एक्ट 1969 का रहता है। फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 का होता है। इन दोनों एक्टों को समझा हम लोगों ने। फिर 1947 से 1991 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका समग्र रूप हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सरकारी नियंत्रण के कारण 1947 से 1990 के बीच में सरकारी नियंत्रण, संरक्षणवाद, लाइसेंस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, मजदूर संगठनों का बोलबाला, इन वजहों से भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है और विऔद्योगिकरण को समर्थन मिलता है। ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में उदारीकरण के समय क्या परिस्थितियाँ थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।